हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 4 के पार्ट फर्स्ट को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस वीडियो के हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 4 के पार्ट फर्स्ट को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं इस सब्जेक्ट की। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो जैसा कि देखो, आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हो, इस यूनिट का नाम है साइंस मैनेजमेंट इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो नॉलेज सिस्टम है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, एग्रीकल्चर मान लो, मेडिसिन वगैरह मान लो। ठीक है, तो दोस्तों इसका किस तरीके से ये आए हमारे देश में, क्या कंट्रीब्यूशन वगैरह है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास क्वेश्चन है, स्पेल आउट आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी। है ना, तो बेसिकली हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है। अब देखो, एस्ट्रोनॉमी के अंदर आर्यभट्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तो आपको पता है ज्योतिष शास्त्र वगैरह जिसको बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमी वही तो होती है कि पहले से प्रिडिक्ट कर लिया, है ना, ऐसा होगा वैसा होगा। तो जब प्री वैदिक या फिर सिविलाइजेशन की बात करूं मैं, जब हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था दोस्तों, जो हमें पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मिले थे वो कहाँ पर मिले थे, अंडमान में मिले थे। ठीक है, जो कि पैलियोथिक इरा से बिलोंग करते थे। और ये जो बात है ना दोस्तों, ये 12,000 पहले की बात है, 12,000 पहले की बात है। वहां पर क्या हुआ था, हमको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कुछ मिले थे, है ना। जब मैंने आपको सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कुछ हमें अवशेष वगैरह मिले थे कि हाँ भाई, ये इस पीरियड का हो सकता है ना, कंकाल वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो सब चीज़। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, पैटर्न ऑफ द रॉक आर्ट हमें कश्मीर में मिले थे, ये बात आपको याद रखनी है। देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आगे आप लोग सिंपल किस तरीके से इसको क्वेश्चन को लिख सकते हो और आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसमें अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको रिग स्टोन्स मिले थे, है ना, कहाँ पर, मोहनजोदारो में। और ये किस कब की बात है, 2600 बीसी से 1900 बीसी की बीच की बात है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो ये है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, जब ऋग्वेदा हमको बताते हैं, ऋग्वेदा स्पोक करते हैं, बताते हैं कि जो एक ईयर होती है वो 360 दिन की होती है। ठीक है, जिसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और यूज्ड या 5 ईयर, है ना, टू रिकाउंसिल द लूनार एंड सोलार ईयर। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जो आपके ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो एक ईयर होती है वो 360 दिन की होती है, जिसको उन्होंने 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, और हर 5 साल बाद एक लूनार और सोनल ईयर आती है। तो दोस्तों देखो, आपको ये पता होना चाहिए लूनार और सोनल ईयर क्या है। तो देखो, आपको याद रखना है, जैसे आपको आपने सुना भी होगा कि सन पृथ्वी के चारों तरफ, है ना, रिवॉल्व करता नहीं, कि सन घूमता रहता है पृथ्वी के चारों तरफ। इसी तरीके से जो मून होता है वो घूमता है ना। तो ये जब होता है, तो इसके बेसिस पे दोस्तों आपको पता होगा, क्योंकि कुछ ग्रहण भी पड़ते हैं। जब मून की परछाई अपने आ, पृथ्वी पे पड़ती है ना, या फिर सन के उस उधर पड़ती है, तो कौन सा ग्रहण लगता है। इसी तरीके से सन की परछाई जब मून पे पड़ती हैं तो कौन सा ग्रहण लगता है। तो उनके बेसिस पे एस्ट्रोनॉमी में जिक्र हुआ है। और यहाँ पर मैथमेटिक की कैलकुलेशंस वगैरह भी हुई है कि भाई, जो आपके जो प्लानट वगैरह है उसकी कितनी दूरी है ना, क्या एक्चुअल उसकी डिस्टेंस है, उसके बारे में। तो ये सब आपको याद रखना है इसमें। ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप। अब हम बात करते हैं इसमें, जो हमारे आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो दोस्तों देखो, आर्यभट्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो आर्यभट्ट ने पता है क्या किया था, इन्होंने एक अपनी बुक लिखी। आर्यभट्ट ने ही ये सब बताया था, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टिया। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें सिस्टमेटिक वे में बताया गया था, इसमें बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस वगैरह थी, है ना। जितने भी इसमें 121 वर्सेस थे, टेक्स्ट कंटेनिंग 121 वर्सेस, यानी कि हर चीज़ को जो उन्होंने डेवलप डिटरमाइन किया था या फिर
बताया गया था, डिस्क्राइब किया था दोस्तों, तो उसके अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए थे और बहुत सारी इसके अंदर डेफिनेशंस वगैरह थी। यहाँ पर बताया गया था कि किस मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू पोजीशन ऑफ द प्लानट के मेथड बताया गया, मेथड के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो हमारे प्लानट्स हैं, है ना, जैसे अर्थ वगैरह जो प्लानट्स हैं, जितने भी अपने 7-8 प्लानट्स हैं ना, तो उनकी ट्रू पोजीशन किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं, या फिर उस डिस्क्रिप्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून, है ना, मूवमेंट सन और मून का मूवमेंट किस तरीके का है उसके बारे में यहाँ पर किताब में बताया गया है। और कैलकुलेशन ऑफ द इक्लिप्स के ग्रहण पड़ते हैं उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो ये इन्होंने बताया था आर्यभट्ट में। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ था मैथमेटिक का, एस्ट्रोनॉमी का, तो ये सब दोस्तों हमारे आर्यभट्ट की एक किताब थी। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है इसमें, जो आर्यभट्ट थे ना, वो बिकेम अ गाइडलाइन फॉर लेटर एस्ट्रोनॉमर्स, या उनके बाद जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स आए उनके लिए वो एक गाइडलाइन बन गए, है ना, कि उनके बेसिस पे कि भाई मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो गया ना, कि आर्यभट्ट की किताबों में ये सब के बारे में ऑलरेडी पता लग चुका है, तो वो उनके लिए एक गाइडलाइन की तरह बन गए। तो इसी तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है, जिसमें आपको समझ आया कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, डेस्क्राइब इंडियन केमिस्ट्री थ्रू द एजेस, है ना, इंडियन की केमिस्ट्री मतलब जो हमारी केमिस्ट्री है उसके बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों देखिए हमारी केमिस्ट्री कितनी सुंदर है, आपको पता है केमिस्ट्री के नाम से ही अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती होंगी, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था तो वहाँ पर जो सोसाइटी बनी थी, ठीक है ना, तो उनको पता चल गया था कि भाई देखो उनको इतना तो आइडिया हो गया था, जो अविशेष वगैरह वहाँ पर मिलते थे, ठीक है, कि भाई ये किसका अविशेष है, कौन से सन का है ना, किस इरा का है, तो ये सब इंडस वैली वैली सिविलाइजेशन के दौरान ही पता चल गया था। तो वहाँ के जो लोग वगैरह थे दोस्तों बहुत ही अच्छे थे, है ना, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता चला गया था। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको याद रखना है, इनके पास दे आल्सो हैड द मीन मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी, है ना, हाउसेस ऑफ ब्रिक, बैक्ड ब्रिक, कि देखो यहाँ पर पोट्री का मास का प्रोडक्शन होने लगा, कि भाई किस तरीके की पोट्री बनती है ना, उनका प्रोडक्शन बल्क में होने लगा। और यहाँ पर देखो इतनी उनकी समझ आ गई कि जो ईंट होती है ना, हमारी पकी हुई ईंट होती है, उनसे घर किस तरीके से बनते हैं, है ना, और स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन, अपनी स्क्रिप्ट भी खुद लोग वो लिखने लगे थे। तो इतना भाई डेवलपमेंट आ गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सोसाइटी थी दोस्तों उनके अंदर। सो द अर्ली केमिस्ट्री इन इंडिया बिगेन फ्रॉम हेयर, तो यहीं से दोस्तों हमारी जो केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। कैसे शुरुआत हुई थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो दोस्तों हमारी सोसाइटी वगैरह थी, है ना, उन्होंने क्या किया कि पोट्री बनने लगी, मास प्रोडक्शन होने लगा पोट्री का, और ईंटों के घर वगैरह बनने लगे, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी दोस्तों। तो यहाँ से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर हुआ क्या था, जैसे ग्लास मेकिंग, पोट्री हो गई, ज्वेलिंग मेकिंग, है ना, ज्वेलरी किस तरीके से बनते हैं, क्लॉथ की डाइंग किस तरीके से हम लोग करते हैं, टैनिंग ऑफ लेदर, तो दोस्तों ये सब क्या है, केमिस्ट्री के अंदर सीखने को मिला था। तो वर द मेजर केमिकल आर्ट्स क्राफ्ट इन द लेटर पीरियड्स। अब देखो हम लोग वन बाई वन पढ़ते हैं इनको, कि भाई गिलास का किस तरीके से बनता है और कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह होता है वो चीज़। अगर मैं दोस्तों ग्लास की बात करूँ तो यहाँ पर देखो देयर इज ए एम्पल एविडेंस, एक एविडेंस है जो सजेस्ट करता है एंशियंट इंडिया ग्लास मेकिंग वाज क्वाइट वाइड स्प्रेड। जो ग्लास मेकिंग है ना एंशियंट इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड थी, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन वाज अचीव इन दिस क्राफ्ट, क्योंकि ये जो क्राफ्ट है ना, ग्लास जिस तरीके से बनते हैं, जो पैटर्न वगैरह बनते हैं ग्लास के, तो यहाँ पर जो परफेक्शन है उसकी हाई डिग्री रहती थी। ठीक है, तो देयर वाज अ ट्रेडिशनल ग्लास फैक्ट्री एट कोपिया, ट्रेडिशनल ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर थी, फैक्ट्री कोपिया के अंदर थी, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में एक बस्ती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर थी। फिर ग्लास स्लैग फाउंड मिले, ग्लास के स्लैग भी मिले, कहाँ पर मिले, कोल्हापुर में मिले। फिर नेवासा, पुरनार, महेश्वर। फिर ग्लास के फर्नेसेस फॉर लेटर मेडिवल पीरियड वर फाउंड इन मसूर, मसूर में दोस्तों ग्लास के फर्नेसेस भी मिले थे। ठीक है, इस तरीके से ग्लास वगैरह
हुआ था ग्लास का। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पेपर के बारे में, तो यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग वाज सिंपल। तो पेपर मेकिंग की जो प्रोसेस थी बहुत ही सिंपल थी, मोर और लेस सिमिलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द मेन सेंटर, इनके सेंटर्स कहाँ थे पेपर मेकिंग के? मेडिवल पीरियड, है ना। मेकिंग इन मेडिवल इंडियन वर्क कहाँ पे थे दोस्तों? सही सियालकोट में, जफराबाद में, है ना, मुर्शिदाबाद में, अहमदाबाद में और मैसूर में। तो यही क्या है, बहुत सिंपल तरीके से पेपर बनते थे और यहाँ पर इनके मेन सेंटर्स हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये मैथमेटिक के बारे में आ गया। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए। आई थिंक हमारा कुछ छूट रहा है। हाँ, देखो, फिर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर है सोप के बारे में, कि भाई सोप किस तरीके से बने और किस तरीके से सोप का निर्माण वगैरह हुआ था दोस्तों। तो सोप फॉर वॉशिंग क्लॉथ एंशियंट इंडियंस यूज्ड सर्टेन प्लांट। पहले जो भाई क्लॉथ को वॉश वगैरह करते थे, है ना, कुछ प्लांट वगैरह यूज करते थे वो, जैसे देखो, एंड देयर फ्रूट लाइक सोप नट्स, है ना, ऑफ रीठा, रीठा के सोप नट्स, और सिकाकाई, है ना। तो इनसे अपने कपड़े वगैरह धोते थे। और फ्रूट लाइक सिरपला फ्रूट था, है ना, सरसफा वर आल्सो यूज टू वॉश डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ। देखो आजकल तो सोप वगैरह यूज हम लोग करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दोस्तों प्लांट वगैरह यूज करते थे, उनके फ्रूट्स वगैरह यूज करते थे, जो कि मैंने आपको बताए दिए। फिर यहाँ पर दोस्तों देखो डाइंग की बात की गई है, तो डाइंग आपको पता है, एक तरीके से डाई आपको पता होगा, है ना, क्लोथ पर डाई वगैरह करते हैं हम लोग, तो या फिर पॉट वगैरह पर डिजाइन करते हैं ना डाई की मदद से, वो सब चीजें हैं। तो अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अर्थवेदा 1000 बीसी की, है ना, मेंशन सम डाई स्टफ। तो यहाँ पर दोस्तों अर्थवेदा में मेंशन है कुछ डाई के स्टफ्स, है ना। डाई वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस बाय रिपीटेडिंग सोकिंग एंड मिक्सिंग देम वाटर। तो यहाँ पर देखो डाई किस तरीके से बनी थी। तो कोई भी इनऑर्गेनिक सबस्टेंस था दोस्तों, तो उसको बार बार सोक किया जाता था पानी में, है ना, और उसको फिर पानी में सोक किया, मिक्स किया पानी से, फिर सोक किया, फिर निकाल दिया। तो इस तरीके से फिर बाद में जो एलोइंग द मटेरियल था उसको सेटल कर देते। मेटल के अंदर जो भी बनता था दोस्तों, उसके ऊपर जो भी डाई वगैरह होती थी, उसको हम लोग क्या करते थे, सुखाने के लिए छोड़ देते, है ना। देन द सॉल्यूशन वाज टेकिंग आउट एंड स्प्रेड ओवर अ पॉट। पॉट के ऊपर उसके बाद सॉल्यूशन डाल दिया जाता था, एवापोरेटेड टू गेट द ड्राई डाई। तो इस तरीके से डाइंग करते थे। तो बेसिकली आपको याद रखना है डाइंग के अंदर कि एक हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना, उसको बार बार हम लोग पानी में मिक्स करते हैं, सोक करते हैं, और फिर मटेरियल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं सेटल होने के लिए। और उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं और पोट के ऊपर डाल देते हैं। इस तरीके से डाई वगैरह होती थी। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है जो कॉस्टोमेटिक्स और जो परफ्यूम्स वगैरह होते थे, उनका किस तरीके का रोल है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ रेफरेंसेस टू कॉस्टमेट, है ना, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स इन संस्कृत लिटरेचर वर फाउंड इन भरत संहिता, है ना, ब्रह्म, क्या है, ब्रह्मविरहा। तो दोस्तों कॉस्मेटिक और परफ्यूम के बारे में यहाँ पर बताया गया है लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में। कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम मेकिंग वर मेनली प्रैक्टिस फॉर पर्पस ऑफ वर्कशिप, है ना, वर्कशिप के पर्पज से, या फिर सेल के पर्पज से, या फिर सेंसुअल इंजॉयमेंट के पर्पज से इनको प्रैक्टिस में लाया गया था, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स को दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंक, है ना। अब ये सब केमिस्ट्री के अंदर चल रही है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, भूल नहीं जाना। इंक में क्या हुआ था, एन इंक पॉट वाज अनएथर्ड ड्यूरिंग द excavation of in at Tesla, which suggests that ink was known and used in India from 4th century BC। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि इंक का जो इंक वगैरह थी उसका, है ना, एक्सकवेशन कहाँ पर हुआ था, टेक्सला में हुआ था। और यहाँ पर बताया गया था, सजेस्ट भी किया गया था, तो इसका यूज जो है इंडिया में हो रहा है कहाँ से, सेंचुरी से, 4th सेंचुरी बीसी से इंक का यूज होता आ रहा है हमारे इंडिया के अंदर। द रेसिपी फॉर इंक वाज आल्सो गिवन इन, जो इसकी रेसिपी है वो कहाँ पर दे रखी है, ये, है ना, क्या है,
रसर नाकरा ऑफ नित्य था, है ना, इसके ऊपर दे रखी है। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मेरा, तो ये वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एल्कोहलिक लिक्विर के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि मेंशन किया गया है आपको वेदास में, पहले से ही वेदास में मेंशन किया है सोमरस, है ना, सोमरस के बारे में बताया गया है वेदास में। प्रोबेबली द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ इंटॉक्सिनेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर बताए बहुत सारे आपके जो ये आपके अल्कोहलिक लिक्विड के बारे में बताया गया है। ये डिपेंड करते हैं, अल्कोहलिक जो लिक्विड हैं वर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी, इनको बहुत सारी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। और इनकी डिपेंड किस पे करते हैं दोस्तों, एप्लीकेशंस इन केमिकल ऑपरेशन, जितने भी तुम्हारे रासायनिक ऑपरेशन होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं ये, ठीक है। अल्कोहल वहीं से तो बनते हैं केमिकल के मिला मिला के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। एंशियंट इंडिया में मैथमेटिक्स के बारे में हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा, जो टाउन की प्लानिंग थी हड़प्पा की, ठीक है, उन्होंने बताया था जो पीपल्स वगैरह थे, है ना, वहाँ के हड़प्पन की पीपल के बारे में बात करें, उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी। किस बारे में नॉलेज थी दोस्तों, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री के बारे में। क्योंकि दोस्तों देखो वहाँ पर हड़प्पन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो भी अवशेष वगैरह मिलते थे तो उनमें काफ़ी अच्छी समझ थी कि भाई ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है वैसा है ना, वही बहुत अच्छी नॉलेज थी उनके अंदर। तो वाई थर्ड सेंचुरी एडीज मैथमेटिक्स डेवलप एज अ सेपरेट स्ट्रीम फॉर स्टडी। थर्ड सेंचुरी एडी के बाद क्या हुआ था, मैथमेटिक्स को एक अलग ही सेपरेट कर दिया गया, एक अलग ही स्ट्रीम बन गई स्टडी के लिए कि हाँ भाई एक सब्जेक्ट आपका बन गया, वहाँ से आपको स्टडी करने को मिली थी। बेसिकली बात ये बोला जा रहा है यहाँ पर, जो आपके थर्ड सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स को एक अलग ही सेपरेट कर दिया गया, एक अलग ही स्ट्रीम बना दिया गया पढ़ने के लिए। जो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स थे दोस्तों, उन्होंने सपोज किया कि हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सल्फसूत्र। ये कहाँ से दोस्तों ओरिजिनेटेड हुए थे, यहाँ से, है ना। अपास्टमा इस सेकेंड सेंचुरी बीसी इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इन्वॉल्विंग एक्यूट एंगल, है ना, कौन से एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो इन्होंने बताया था अपास्टमा ने सेकेंड सेंचुरी में ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था जो हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है दोस्तों, किस तरीके से एक्यूट एंगल बनना है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, है ना, उसके बारे में। दिस नॉलेज हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टर्स। ये इसकी जो नॉलेज थी दोस्तों, एक्यूट एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल की, राइट एंगल की नॉलेज थी, ये कहाँ पर हेल्प करी थी। पहले आपको पता होगा राजा के जो यज्ञ वगैरह होते थे ना, फायर अल्टर्स, तो वहाँ पर इनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से बनाना है, तो वहाँ पर हेल्प हुआ था, है ना, इसकी मदद वहाँ पर हुई थी। तो इनकी मदद से ही दोस्तों वहाँ पर जो फायर अल्टर्स बने थे, ठीक है, किस तरीके के उनकी एंगल क्या होने चाहिए वो सब चीज़। द थ्री मेन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, तीन मेन कंट्रीब्यूशन थे मैथमेटिक के फील्ड में। पहला था नोटेशन सिस्टम, है ना, फिर डेसिमल सिस्टम, और जीरो का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो ये तीन मेन कंट्रीब्यूशन थे मैथमेटिक के अंदर। द नोटेशन एंड द न्यूमेरिकल वर कैरीड टू वेस्ट बाय अरेबिस, दिस न्यूमेरिकल रिप्लेस बाय द रोमन नंबर। फिर बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये जो अरब्स आए थे दोस्तों, तो ये नंबर थे ना हमारे जो न्यूमेरिकल आपके नंबर थे, इनको रोमन न्यूमेरल से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। जीरो वाज डिस्कवर जीरो वाज डिस्कवर इन इंडिया इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी। जीरो का डिस्कवरी कब हुई थी, इंडिया के अंदर ही हुई थी सेकेंड सेंचुरी में। और यहाँ पर जो ब्रह्मगुप्त थे, है ना, ब्रह्मपुत्र सिद्धार्थ इज द वेरी फर्स्ट बुक, ये पहली बुक थी डेट मेंशन जीरो एज अ नंबर, जीरो को एक नंबर में मेंशन किया गया था, ठीक है, जीरो भी एक नंबर है इस तरीके का। ही गिव रूल ऑफ यूजिंग जीरो एंड अदर नंबर्स, वहाँ पर रूल लिखा गया था दोस्तों कि जीरो का किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और अदर नंबर का किस तरीके का हम लोग यूज़ करते हैं। आर्यभट्ट डिस्कवर एल्जेब्रा, आर्यभट्ट ने ही एल्जेब्रा को डिस्कवर किया। आल्सो फॉर्मुलेटेड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में भी बताएगा,
ठीक है, जो किस तरीके से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन है। भाई देखो, कोई भी हम लोग डिजाइन वगैरह करते तो वहाँ एरिया तो निकालना पड़ेगा ना, तो वही सब चीज़ के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, मैथमेटिक किस तरीके से हमारे अंदर आई, हमारे इंडिया के अंदर आई, है ना, और क्या क्या इसमें इसके मेन 3 कंट्रीब्यूशन आपको याद रखने हैं कि भाई नोटेशन सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम था, और जीरो का यूज़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं, देखो एक अच्छा पॉइंट और इसमें रह गया, दीज डिस्कवरीज एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक बिकम द फर्दर रिसर्च एंड प्रोग्रेस। आगे की जितनी भी रिसर्च वगैरह हुई उनके लिए एक अच्छी एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल सेट हो गया एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से। एस्ट्रोनॉमी में भी हम देखो आर्यभट्ट का जिक्र हुआ था, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट का जिक्र हुआ है ना, तो ये सब चीज़ आपको याद करनी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, मेंशन एंशिएंट इंडिया कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पर फिजिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए फिजिक्स का क्या रोल था अपना, तो अगर मैं वैदिक टाइम की बात करूँ, इंडियंस हैड क्लासिफाइड द मटेरियल वर्ल्ड इनटू द 5 एलिमेंट। अगर मैं वैदिक टाइम की बात करूं तो वहाँ पर जो इंडिया के जो मटेरियल थे, जो भी मटेरियल वगैरह मिलते थे वहाँ पर, तो उनको 5 एलिमेंट में क्लासिफाई किया गया। पहला तो अर्थ में, फिर फायर, फिर एयर, फिर वाटर दोस्तों, और फिर ईथर। ईथर को इसको बोलते हैं आकाश को, है ना। 5 एलिमेंट में डिस्कवर किया गया। देखो फिजिक्स में आपको पता ही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एटम बने, मॉलिक्यूल्स वगैरह बने, ठीक है ना, उनका किस तरीके से सब कुछ हुआ था, वो सब चीज़ है। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। तो यहाँ पर बात करें हम लोग एंशियंट टाइम की, जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे दोस्तों, उनका मानना था, क्या मानना था, that expect Akash all the other elements were physically pavable and hence the comprises minuscule particle of a matter। तो यहाँ पर उनका मानना था आकाश को छोड़कर जितने भी जो हमारे एलिमेंट है, जैसे अर्थ, फायर, एयर, वाटर वगैरह, तो उनमें चेंजेस ला सकते हैं, है ना, मतलब कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, याद नहीं कि डिवाइड कर सकते हैं, जबकि हम जो आकाश है उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उनका ऐसा मानना था। और मैटर कोई ना कोई पार्टिकल से मिलकर बना ही है ना। द लास्ट मिनिस्ट्रल पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कुड नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर इन टर्म ऑफ द परमाणु। तो यहाँ पर बोल दिया गया है। थस अगर मैं बात करूँ द टर्म परमाणु, जो यहाँ पर परमाणु की बात हुई है दोस्तों, ये सजेस्ट करता है पॉसिबिलिटीज डेट एटलीस्ट an abstract level Indian philosophers in ancient time had conceived the possibilities of splitting an atom which we are known today is the source of atomic energy। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, जो परमाणु है ना, परमाणु के मदद से ही किस तरीके से एटम्स, मतलब जो हमारे स्प्लिट किया गया, है ना, एटम को स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया, तभी तो हमको पता चला कि एटॉमिक एनर्जी वगैरह क्या होती है। तो बेसिकली क्या क्या सोर्स है एटॉमिक एनर्जी का, उसके बारे में बताया गया यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है इन द वैसाखी, वैसाखी की वन ऑफ 6 फिलोसफिकल सिस्टम एंशियंट इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु अपीयर्ड। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु अपीयर्ड कहाँ पर हुआ है, वैसाखी के अंदर परमाणु का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो वैसाखी सिस्टम है ना, 9 टाइप ऑफ सब्सटेंस है इसके अंदर। पहला तो देखो द्रव्य, है ना, फर्स्ट टू 5 एलिमेंट्स, 6 है टाइम, 7 है स्पेस एंड डायरेक्शन, फिर है 8 द माइंड, फिर है 9 द स्पिरिट और नोअर। दोस्तों इसमें वैसाखी सिस्टम को क्लासिफाई किया है 9 टाइप के अंदर, वो आपको बता ही दिया। पहले तो 5 एलिमेंट है, वही आकाश वगैरह, पानी, है ना, फिर उसके बाद टाइम है, स्पेस और डायरेक्शन वगैरह है, तो ये वैसाखी सिस्टम में बताया गया है। फिर बिसाइड द सबस्टेंस हैड 24 डिफरेंट क्वालिटीज, सबस्टेंस की 24 अलग अलग क्वालिटीज हैं। अब वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, जैसे उसमें क्या फ्लूइडिटी है ना, विस्कोसिटी क्या है, ये आपको पता होगा, आपने अगर सब्जेक्ट पढ़ा है कौन सा, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें पता होगा आपको विस्कोसिटी क्या है, क्या फ्लूइडिटी है। इलास्टिसिटी के बारे में आपको पता होगा
ग्रेविटी के बारे में पता होगा, है ना। वाइल फ्लूइडिटी वाज रिलेटेड टू वाटर, फ्लूइडिटी वाटर से रिलेट करती है, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है। अर्थ एंड फायर विस्कोसिटी वाज यूनिक टू वाटर, ठीक है। एंड ग्रेविटी टू द अर्थ, अर्थ ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ये सब आपको पता ही है। तो इस तरीके से हमारा फिजिक्स के बारे में आप लोग ये छोटी छोटी बातें लिख सकते हो। वही कि परमाणु के बारे में लिख सकते हो, जो भी हमारे आसपास की। सबसे पहले तो यही पॉइंट वगैरह लिखना है जो मैंने आपको बताई दी है, 5 एलिमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के बारे में देखो, एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। हमारी इंडिया जमीन, जो हमारी इंडिया की जमीन है कितनी अच्छी है, उपजाऊ जमीन है ना। यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है, तो स्टार्टिंग से ही हमारी इंडिया बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर के मामले में। तो द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया डेट बैक्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया। इट वॉज फाउंड टू बी प्रैक्टिस इवन बिफोर हड़प्पन, हड़प्पन से पहले। और जो दोस्तों तुम्हारी साउथर्न इंडिया थी, इससे पहले की ही बात करी है एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर होता क्या है, इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड इन द वर्ल्ड, ये पहली बात आपको याद रखनी है। इंडिया मानसून इन नेचर अबंडेंट इरिगेशन सिस्टम, तो इरिगेटिंग सिस्टम, भाई देखो मानसून वगैरह आपने देखा ही था। इंडिया पहले तो और ज़्यादा अच्छे होते थे दोस्तों, बारिश वगैरह टाइम से होती थी। तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर होते थे, जो भी खेती बाड़ी होती थी उस टाइम, बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छे थे। आज के टाइम में आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर प्रदूषण वगैरह हो रहा है, तो इस वजह से जो हमारे मानसून वगैरह हैं, बारिश कब आनी चाहिए कोई पता ही नहीं, बारिश कब आ रही है कब जा रही है ना। पहले प्रॉपर डिवाइड था कि भाई इस टाइम बारिश हो करेगी इस महीने में, तो बहुत अच्छे मानसून वगैरह रहते थे। तो इस वजह से इरिगेशन जो सिस्टम था वहाँ पर, इरिगेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। और ये वर्ल्ड में, समझ रहे हो ना, मोर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड वर्ल्ड की थी उस टाइम। इंडिया आल्सो ब्लेस्ड विद अ लार्ज नेटवर्क ऑफ पेरिनेबल रिवर्स, जो इंडिया के अंदर बहुत सारे नेटवर्क हैं रिवर्स के, है ना। डेट ओवर एजेस हैज क्रिएटेड वास्ट स्ट्रेचेज ऑन हाईली प्रोडक्टिबल सॉइल, और जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन वगैरह है काफ़ी अच्छी है, उसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है हाईली प्रोडक्टिबल है, काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी होती है, वही सब दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ, इंडिया हैज़ बीन एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, बहुत अच्छी सिविलाइजेशन है। इन्वॉल्व अ लॉन्ग रिच एंड डाइवर्स ट्रेडिशनल फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ये सब आपको पता ही है कि हमारी जो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है भाई, एग्रीकल्चर हमारी कितनी अच्छी बात है। इन द मेडिवल पीरियड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वर मोर और लेस एज द सेम एज द अर्ली एंशिएंट इंडिया, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट चेंजेस वर अबाउट बाय द फॉरेनर, जो फॉरेनर से उनके द्वारा भाई कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए, सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, नई नई क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ, ट्रीज का इंट्रोडक्शन हुआ, और हॉर्टिकल्चरल प्लांट का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ये किसके द्वारा लाया गया था, जो फॉरेनर वगैरह आए थे उनके द्वारा। द प्रिंसिपल क्रॉप वर, जो प्रिंसिपल क्रॉप थी हमारी, जो मेन जो क्रॉप थी वो दोस्तों क्या थी, वीट गेहूं था, राइस था, है ना, वर्ले, मिलेट्स, पल्सेस दाल थी, ऑयल सीड्स थे दोस्तों, कॉटन था, शुगर केन गन्ने थे दोस्तों, इंडिगो वगैरह। तो ये क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। फिर तम्बाकू, चिलीज, पटेटो, गुआवा, कस्टर्ड, एप्पल, कैस्यू एंड पाइनएप्पल वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग 16 टू 17 सेंचुरी। ये इनका जो, ये कब आए थे दोस्तों, 16-17 सेंचुरी में आए थे ये तम्बाकू वगैरह, चिलीज वगैरह, है ना, गुआवा, कस्टर्ड, पहले नहीं थे ये। फिर अगर हम बात करें, इम्प्रूव्ड हॉर्टिकल्चर मेथड वर एडेप्टेड विद अ ग्रेट सक्सेस, जो ये दोस्तों फॉरेनर के द्वारा ये हॉर्टिकल्चर मेथड आया था, ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा, है ना। यहाँ पर हुआ क्या था, इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन की फील्ड में वेल आए, है ना, कुएं वगैरह, टैंक वगैरह बने दोस्तों, कैनाल वगैरह बनी, राहत आए, है ना, चरक चरस आए, बकेट मेड ऑफ लेदर, लेदर के बकेट बनने लगे, ढकली बनने लगी, वर यूज टू लिफ्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ योकन ऑक्सिन, जो दोस्तों बैल देखी ना आपने,
अब 2 पशु को आपस में बांध देते हैं, उनकी मदद से पानी का लिफ्ट किया जाने लगा, है ना? तो इन सब का निर्माण वगैरह हुआ। तो यही था हॉर्टिकल्चरल मेथड, तो ये कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा, विच कंटिन्यू टू बी द मीन ऑफ इरिगेशन। दोस्तों तो इरिगेशन का मतलब यही है, आपकी ज़मीन पे कितनी अच्छी तुम लोग पानी वगैरह डाल रहे हो, क्या इसकी ज़मीन आपकी उपजाऊ बन रही है, तो वो सब इरिगेशन के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन द मेडिवल पीरियड द सिस्टम ऑफ अ लैंड मेजरमेंट एंड द लैंड क्लासिफिकेशन बेनिफिशियल बोथ द रूलर्स टू द टिलर वर इंट्रोड्यूस। यानी कि इसका इसका जो बेनिफिट हुआ मेडिवल पीरियड में सबके लिए हुआ था, यानी कि एक के लिए ही हुआ हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।